वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं सप्ता सग्रा डाचो इलो साइड ए। मूवी का प्रोनाउंसिएशन दोस्तों गलत हो गया हो तो उसके लिए सॉरी। तो मूवी की शुरुआत में हमें 2010 का समय दिखाते हैं, जहां हम मनु और प्रिया नाम के कपल को कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। दरअसल मनु और प्रिया दोनों ही एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। अब यहाँ मनु गाड़ी बहुत ही तेज चला रहा होता है तो प्रिया उसको ऐसा करने से रोकती है। प्रिया को डर होता है कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए, लेकिन इतनी महंगी गाड़ी मनु के हाथ पहली बार आई है, इसलिए वो काफी उत्साहित होता है। फिर जब प्रिया देखती है कि मनु उसकी बात मान ही नहीं रहा है तो वो गाड़ी रुकवा कर उस पर से उतर जाती है, जिससे ऐसा जाते हुए देखकर मनु उसे फिर बैठने के लिए कहता है। अब प्रिया उससे पूछती है कि अच्छा एक बात बताओ, ये गाड़ी करीब 1.5 करोड़ रुपए की है और तुम इसे चला रहे हो, तुम्हारी सैलरी 12,000 रुपए है, तुम्हें इस गाड़ी के बराबर पैसे जुटाने में पता है लगभग 80 साल का समय लगेगा, और अगर इस गाड़ी को या तुम्हें कुछ हो जाता है तो क्या होगा बताओ। अब यहाँ मनु उससे माफी मांगता है और कहता है चलो आओ बैठो, मैं धीरे गाड़ी चलाऊंगा, लेकिन हाँ एक सेकंड हैंड कार मैं जरूर अगले 40 साल में खरीदूंगा। ये सुनकर प्रिया मुस्कुरा देती है। अब गाड़ी में उनकी बातों के जरिए हम समझ पाते हैं कि प्रिया असल में कॉलेज में पढ़ रही है। वो बहुत ही अच्छी सिंगिंग करती है। उसका सपना है कि वो बहुत ही अच्छी सिंगर बने और मनु को उसकी आवाज सच में बहुत पसंद आती है। बाकी शुरुआत के इसी सीन से हमें पूरी मूवी की स्टोरी का हिंट मिल जाता है, जिसके बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल अगले सीन में हमें मनु को दिखाया जाता है, जो कि शंकर नाम के एक बड़े बिजनेसमैन के यहाँ ड्राइविंग का काम करता है। यानी वो गाड़ी शंकर की ही थी जिसमें मनु प्रिया को घुमा रहा था। बाकी शंकर का एक असिस्टेंट मैनेजर प्रभु मनु को अच्छे से ट्रीट करता है। वहीं शंकर की बात करें तो उसके साथ पत्नी और उसका बेटा रहता है। साथ ही मनु के साथ ड्राइविंग के लिए सुदीपा नाम का एक और बूढ़ा आदमी है, जो कि 30 सालों से यहाँ पर काम कर रहा है। अब मनु जल्दी अपना सारा काम धाम खत्म करने के बाद प्रिया के कॉलेज उसको गाते हुए देखने के लिए जाता है और उसे काफी चेयर भी करता है। प्रिया की सुरीली आवाज मनु को बहुत ही प्यारी लग जाती है, जो बात प्रिया भी अच्छी तरह जानती है कि उसे मेरी आवाज बहुत अच्छी लगती है। दरअसल प्रिया की माँ को मनु और उसके बारे में सब कुछ पता होता है, और उनके अलावा प्रिया का एक छोटा भाई भी है। बाकी उसके पिता गुजर चुके हैं। खैर मनु और प्रिया जल्दी शादी करने वाले हैं, इसलिए दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए किराए का घर लेने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए प्रिया की माँ उसे अपना मंगलसूत्र देती है और उसे पहनकर प्रिया मनु के साथ घर देखने के लिए जाती है, ताकि लोग उन्हें अभी शादीशुदा समझे। दोनों मिलकर कई सारे घर देखते हैं पर उन्हें कोई भी पसंद नहीं आता। इसी बीच मनु नोटिस करता है कि प्रिया के लिए घर बहुत ही जरूरी चीज है, इससे उसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है। अपने घर और नई जिंदगी को लेकर प्रिया के भी कुछ सपने और अरमान हैं, जो मनु जैसे सच्चे आशिक ही समझ सकते हैं। दोनों ही एक दूसरे के मन का हाल बिना कहे जान जाते हैं, जो चीज मूवी में कई बार दिखाई गई है। वैसे अभी के लिए मनु उसके सपने तो पूरे नहीं कर सकता, लेकिन सपने देखने के कोई पैसे तो लगते नहीं, इसलिए वो प्रिया को एक बड़े से अपार्टमेंट में लेके जाता है, जहाँ पर फ्लैट देखकर दोनों को ही पसंद आ जाता है। यहाँ मनु कहता है कि मैं ऐसी जिंदगी जीना चाहता हूँ जिसमें हम ऐसे ही किसी घर में रहें। ये सुनकर प्रिया उससे पूछती है अच्छा और बताओ। मनु कहता है कि शादी के 4 साल बाद तुम एक अच्छी सिंगर बन चुकी होंगी और मैं अपनी ट्रैवल कंपनी सेटअप कर चुका हूँगा। बाकी उसी दौरान हमारा एक प्यारा सा बेबी होगा। इस तरह मनु ने अपने मन में ही एक नई दुनिया को बसा लिया होता है, जिसका प्रिया एक जरूरी हिस्सा होती है। वो उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना चाहता है, लेकिन असलियत में दोनों इस फ्लैट को रेंट पर भी लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए दोनों यहाँ से चले जाते हैं। मनु प्रिया से कहता है तुम जब तक अपने होम टाउन से लौट कर आओगी तब तक मैं कोई ना कोई ढंग का घर जरूर देख लूंगा। इसके बाद प्रिया अपनी माँ और भाई के साथ कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन चली जाती है, जहाँ पहुंचकर वो बीच देख के काफी खुश होती है। और बचपन से ही प्रिया को बीच बहुत ही पसंद है, मगर उसके पिता उसे बैंगलोर ले आए क्योंकि यहाँ उनकी जॉब थी। फिर वो मनु को कॉल करके समुद्र की लहरों की आवाज सुनाती है और कहती है जानते हो मैंने तुम्हें जो शंख दिया उसमें अगर कान लगाकर सुनोगे तो उसमें तुम्हें लहरों की हलचल सुनाई देगी, और जानते हो मेरा सपना है कि हम दोनों बीच पर एक घर में रहें। प्रिया की ये बात सुनकर मनु सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वो प्रिया का ये सपना भी पूरा करना चाहता है, पर उसके पास तो इतने पैसे हैं नहीं। इसलिए वो प्रभु से जाकर पूछता है कि मुझे अगर बीच पर घर लेना हो तो उसके लिए मुझे कितना कमाना होगा, वो कितने में मिलेगा। फिर तो प्रभु भी मनु को अजीब तरह से देखता है और कहता है अरे ज्यादा सपने देखना बंद कर दो, यहाँ आदमी जिंदगी भर कमाता है तब जाकर छोटा सा घर बना पाता है, और तुम्हें है कि बीच पर घर लेना है। खैर कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि शंकर के बेटे से नशे की हालत में एक गरीब आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो कि मर चुका है, और उस आदमी की बेटी ने यह होते हुए देख लिया था। साथ ही ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिस कारण पुलिस को भी जल्दी पता चल जाता है कि ये किसका काम है। लेकिन शंकर एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है, इसलिए वो अपने बेटे को तो जेल नहीं भेज सकता, इसलिए वो मिनिस्टर को अपने घर बुलाता है, जो कहता है कि ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, इस कारण मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। फिर शंकर प्लान बनाता है कि वो अपने ड्राइवर सुदीपा को पैसे देकर उससे ये इल्जाम अपने सर लेने के लिए कहेगा, लेकिन यहाँ प्रभु
प्रभु उससे कहता है कि कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा कि सुदीपा जैसा बुजुर्ग आदमी ये सब कुछ कर सकता है, इसलिए तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर कुछ देर के बाद हम प्रभु को मनु के सामने देखते हैं, जो मनु से कहता है कि तुम ये इल्जाम अपने सर पर ले लो, हम तुम्हें कुछ महीनों में छुड़ा लेंगे और इसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे भी मिलेंगे। तुम्हें बीच पर घर भी चाहिए ना, वो भी शंकर तुम्हें दिलवा देंगे, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब ये ऑफर तो मनु को अच्छा लग रहा होता है, पर वो फैसला नहीं कर पाता कि वो क्या करे, इसलिए वो प्रभु से सोचने के लिए कुछ दिन का समय मांगता है, जो कि प्रभु उसे दे देता है। अब अगले दिन मनु प्रिया के साथ एक घर देखने जाता है, जो कि उन्हें काफी पसंद आता है। इस घर में प्रिया तुरंत गणेश जी को स्थापित कर देती है और फिर वो मनु के कंधे पर सर रखकर कुछ देर बैठी रहती है, जो देखकर मनु समझ जाता है कि प्रिया के लिए ये घर सिर्फ घर नहीं बल्कि एक इमोशन है। इसलिए वो यहाँ से निकलने के बाद सीधा प्रभु के साथ शंकर से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि मुझे कितने दिनों के लिए अंदर रहना पड़ेगा। शंकर भी कहता है कि करीब 6 महीने, क्योंकि कोर्ट वगैरह में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। इसके बाद मनु इस काम के लिए 35 लाख की डिमांड करता है, जो कि शंकर देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि वो उसे एडवांस में 3 लाख भी देता है और बाकी के पैसे मनु को काम होने के बाद देने के लिए बोलता है। फिर मनु उन पैसों को लेकर प्रिया को देकर उसे सब कुछ बता देता है। प्रिया मनु से कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? कम से कम मुझे तो बता ही सकते थे। ऐसा है, अभी जाओ और उन्हें ये पैसे देकर मना कर दो। लेकिन मनु उसकी नहीं सुनता, क्योंकि ये सब तो वो प्रिया के सपने के लिए कर रहा है। हालांकि प्रिया भी कहती है कि मेरा पहला और सबसे जरूरी सपना तो तुम हो, अगर तुम ही नहीं रहोगे तो मैं सपने का क्या करूंगी? मुझे किसी बड़े घर में रहना अच्छा नहीं लगता, मुझे तो तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। ये सब कहकर वो रोने लग जाती है बेचारी। मनु प्रिया को समझाता है कि चिंता मत करो, मुझे शंकर सर छुड़ा लेंगे, बस मुझे कुछ वक्त के लिए वहाँ रहना होगा बस। इस पल प्रिया मनु से लिपट कर काफी ज्यादा रोती है। यहाँ ये लोग कई सारे आते जाते हुए लोगों के बीच खड़े होते हैं, जैसे कि मानो इनके लिए पूरी दुनिया एग्जिस्ट ही ना करती हो। दोनों के लिए एक दूसरे का साथ ही सब कुछ होता है, जो कि अब बिछड़ने वाला है। दोनों की दुनिया छोटी ही सही लेकिन बहुत प्यारी थी, पर मनु ने शायद ये फैसला करके अपनी और प्रिया की दुनिया को उजाड़ दिया। अगली सुबह मनु खुद को पुलिस के हवाले करने के बाद शंकर के वकील प्रकाश के कहने पर अपना जुर्म कोर्ट में कबूल कर लेता है। उसके बाद मनु को जेल में डाल दिया जाता है। मनु के इस फैसले से प्रिया काफी ज्यादा गुस्सा होती है, उसे काफी दुख भी होता है। उसने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन कब तक वो ऐसे रहती? आखिरकार वो मनु से मिलने का मन बना ही लेती है। इधर जेल पहुंचकर मनु को जेल की असलियत का पता चलता है। छोटे बैरक्स में एक साथ कई लोगों को भरा गया है और साथ ही पहली रात तो मनु को टॉयलेट के पास सोना पड़ता है। इसके बाद अगले दिन मनु की मुलाकात सोमा नाम के कैदी से होती है, जो मनु को कहता है, जानते हो जेल में हर किसी का दूसरा जन्म होता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं जन्म लेने के लिए आदमी को दर्द से गुजरना पड़ता है। उसकी इस बात का मतलब मनु नहीं समझ पाता, लेकिन हम समझ पाते हैं कि सोमा उसका कोई हितैषी नहीं, बल्कि वो तो मनु को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आगे वो मनु को जेल और उसके अंदर के सिस्टम के बारे में सब कुछ बताता है। सोमा कहता है कि जेल में सिर्फ एक ही चीज चलती है, वो है पैसा। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे लिए हर चीज आसान होगी। दिन भर में यहाँ पर लाखों का लेन देन होता है। जेल एक तरफ से ऐसा देश है जिसमें अपराधियों का कानून अपराधियों के खिलाफ काम करता है। इसके बाद सोमा मनु को एक फैक्ट्री दिखाता है, जो कि जेल के अंदर है। उसमें कई चीजों को बनाने और सिलने का काम होता है, जिसे पाटिल नाम का एक बंदा चला रहा होता है। अब सोमा मनु से कहता है कि तुम इस पाटिल से बचकर रहना, नहीं तो ये हमेशा नए लड़कों की तलाश में ही रहता है। कुछ देर के बाद प्रिया मनु के लिए उपमा बनाकर उससे मिलने आती है, पर वो देखती है कि कोई भी चीज अंदर ले जाने के लिए यहाँ पैसे देने पड़ रहे हैं। वो भी क्या ही कर सकती थी सिस्टम के आगे, इसलिए वो भी औरों की तरह पैसे देकर अंदर चली जाती है। यहाँ कई लोगों के बीच मनु और प्रिया को एक दूसरे से मिलना होता है। ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग आपस में बात कैसे करेंगे। दोनों को समझ में नहीं आता कि इतनी भीड़ में बात कैसे करेंगे, लेकिन जब दोनों करीब आते हैं तो सब कुछ शांत हो जाता है। दोनों अपनी दुनिया में पहुंच जाते हैं। दोनों एक दूसरे की आवाज साफ सुन पा रहे होते हैं। दोनों के बीच फासला, पर फिर भी एक दूसरे की उंगलियों को छूने से उन्हें सुकून मिल जाता है। मनु प्रिया को देखकर काफी खुश होता है, मगर इससे पहले उनकी बातें पूरी हो पाती इनके मिलने का टाइम खत्म हो जाता है। और क्योंकि मनु ने पैसे नहीं दिए तो उसे प्रिया से ज्यादा देर मिलने भी नहीं दिया जाता। ना ही प्रिया उसको अपने हाथों से बनाया उपमा दे पाती है। वो वहीं पर गिरा पड़ा होता है और बाकी मनु को काफी मार भी पड़ती है। प्रिया इतना कुछ सहने के बाद भी शांत होती है। वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती। इधर सोमा मनु से कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें फोन दिलवाता हूँ। तुम मुझसे अपने बॉस से बात करो और उन्हें पैसे भेजने के लिए बोलो, ताकि तुम यहाँ अच्छे से रह सको। और मैंने तुम्हारा बैरक भी चेंज करवा दिया है, तो अब तुम हमारे साथ रहोगे। इसके बाद रात में मनु पहले प्रभु को कॉल करके सब कुछ बता देता है, जिस पर वो कहता है कि ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ। उसके फोन रखने के बाद मनु प्रिया को कॉल करता है और उससे कहता है, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और प्लीज खाना खा लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर एकदम सही हूँ, मस्त खाना मिल रहा है। फिर अगले दिन शंकर खुद मनु से मिलने आता है।
जेलर को पैसे देने के साथ वो प्रभु से कहता है कि मनु को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और साथ ही वो मनु से वादा करता है, चिंता न करो, मैं जब तक तुम्हें छुड़ा नहीं देता मुझे शांति नहीं मिलेगी। अब मनु के सर पर शंकर का हाथ होता है तो सुमा उससे काफी अच्छे से पेश आ रहा होता है, पर कुछ दिनों के बाद अचानक से शंकर को हार्ट अटैक आता है और उसकी मौत हो जाती है। जिस खबर को सुनकर प्रिया की तो उम्मीद ही टूट जाती है, क्योंकि अगर शंकर नहीं रहेंगे तो मनु का जेल में कौन ख्याल रखेगा, उसे बाहर कौन निकलवाएगा। जिस टेंशन में अब वो सिंगिंग भी छोड़ देती है। अब जो पैसे मनु ने प्रिया को दिए थे उसे वो सिर्फ मनु से मिलने के लिए ही लगा देती है। बाकी जो घर दोनों ने रेंट पर लिया था उसका किराया न चुका पाने की वजह से वो उसे खाली करना पड़ता है। इधर शंकर के फ्यूनरल के दिन प्रकाश उसकी बेबी से मिलने आता है और कहता है कि कल मनु के केस की तारीख है और शंकर सर की इच्छा थी कि हम उसे बाहर निकालें। इस पर प्रभु शंकर की बेबी से कहता है, शंकर सर अब नहीं है तो भला उनका वादा निभाकर हम करेंगे भी क्या। मैडम थोड़ा अपने बेटे के बारे में सोचिए, उसे अकेले इतना बड़ा बिजनेस संभालना है और अगर मनु बाहर आया तो उसके लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएंगी। प्रभु की ये बात सुनकर शंकर की पत्नी कहती है, मुझे ये सब समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं आपको आज से मैनेजर बनाती हूँ, आप ये सारी चीजों को अपने हिसाब से हैंडल कर लो। ये सुनकर तो प्रभु काफी खुश होता है, वो यही तो चाहता था। वो अपनी तरक्की के लिए मनु को बलि देने के लिए तैयार हो गया है। इधर मनु को प्रिया मिलकर बताती है कि शंकर को मरे हुए 2 दिन हो गए। ये बात सुनकर मनु बहुत परेशान होता है कि अब मेरा क्या होगा, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो प्रिया को भी हिम्मत देने लगता है और कहता है, तुम परेशान ना हो, प्रभु अन्ना मुझे जरूर यहाँ से निकालेंगे, वो मुझे नहीं भूलेंगे। अब प्रिया को तो उसने दिलासा दे दिया, लेकिन जल्द ही शंकर की मौत की खबर सोमा को पता चल जाती है और वो धक्के मारकर मनु को अपने बैरक से बाहर निकाल देता है। सोमा कहता है कि अब तुम्हारा बॉस नहीं रहा तो तुम भी मेरे किसी काम के नहीं हो। इसके बाद वो मनु से टॉयलेट साफ करवाने से लेकर गंदे कपड़े धुलवाने का काम करता है। सोमा के आदमी दिन रात मनु को पीटते रहते हैं, उसकी जिंदगी नरक से बदतर हो जाती है। इधर कोर्ट में प्रभु के मना करने के कारण प्रकाश वहाँ नहीं जाता और जज मनु की बेल खारिज करवा देता है, जिस कारण बेचारे मनु को फिर से उसी नरक में वापस जाना पड़ेगा। पर उसकी हिम्मत तो प्रिया थी जो कि मनु को एक लेटर देती है, जिसे जैसे ही मनु लेता है वैसे ही एक कैदी उससे वो लेटर छीन कर खा जाता है। अब बेचारा मनु कुछ कर भी नहीं सकता और इस कैदी ने ये इसीलिए किया क्योंकि उसे सोमा ने कहा था। मनु अब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वो जैसे ही जेल पहुंचकर एक पत्थर लेकर उस कैदी को मारने बैठता है, वैसे उसको पाटिल रोक लेता है और कहता है, अगर तुम्हें यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलना है तो तुम ऐसा कर सकते हो। ये सुनकर मनु रुक जाता है क्योंकि उसे कैसे भी करके प्रिया के साथ बाहर जाना है। यहाँ बेचारी प्रिया इधर कभी प्रभु के घर चक्कर लगाती है तो कभी प्रकाश के ऑफिस में। इसके साथ वो मनु से भी मिलने के लिए आती रहती है, जिस दौरान वो मनु के चेहरे पर चोट के निशान देखती है, लेकिन मनु उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। पर वो समझ जाती है, इसलिए वो मनु के दिए पैसे से कुछ पैसे लेकर जेलर को देती है ताकि मनु को कोई दिक्कत ना हो। फिर जेलर उसके बैरक को बदलकर उसे दूसरी ओर शिफ्ट कर देता है। अगले दिन सुबह जेल में एक नए लड़के की लाश मिलती है जिसने खुद को पानी में डुबोकर मार लिया था, क्योंकि कैदी हर रोज उसका बलात्कार करते थे। जो सब कुछ मनु के लिए देख पाना और झेल पाना बहुत ही मुश्किल था, फिर भी उसे प्रिया के लिए जीना था। इसलिए वो पाटिल के पास पहुंचता है और कहता है, आप मुझे अपनी फैक्ट्री में कुछ काम दे दीजिए। पाटिल कहता है, जानते हो इस जेल में हर कोई कुछ न कुछ गलती या गुनाह करके ही पहुंचा है, तो तुमने क्या किया जरा बताओगे। मनु जवाब देता है कि मैंने कुछ नहीं किया। इसके जवाब से पाटिल खुश नहीं होता और उसे अपनी फैक्ट्री में कोई काम देता ही नहीं। दूसरी ओर प्रिया फिर से प्रकाश के ऑफिस में उससे मिलने जाती है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज कर देता है। यहाँ प्रकाश की एक असिस्टेंट मनु से कहती है, असल में प्रभु ने ये केस लड़ने से मना कर दिया है और क्योंकि शंकर सर के परिवार वाले भी ये नहीं चाहते तो हम कुछ नहीं कर सकते, हम मनु का केस नहीं लड़ पाएंगे, तुम कोई और लॉयर कर लो। अब ये बात सुनकर प्रिया को इतना गुस्सा आता है पर वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन वो प्रभु के घर जाकर उसकी गाड़ी के शीशे पर पत्थर मार कर तोड़ कर चली जाती है। इसके बाद वो एक दूसरे वकील को मनु का केस देती है और अगली तारीख पर मनु के सामने उस रिकॉर्डिंग को चला जाता है जिसमें हम देख पाते हैं कि शंकर के बेटे ने एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी बैक लाकर उसे फिर से कुचला था। इस पॉइंट पर उस मरे हुए आदमी की बेटी को पूछा जाता है, क्या तुमने कातिल का चेहरा देखा था? जवाब में वो ना कहती है। हालांकि कोर्ट मनु को वही दे देती है जो वो सबको देती है, अगली तारीख, लेकिन मनु पर इसका प्रभाव बहुत पड़ जाता है। वो जाकर पाटिल से कहता है कि मैं हिट एंड रन केस में अंदर आया हूँ। असल में पाटिल को भी पता है कि मनु ने ये नहीं किया, मगर वो चाहता है कि मनु अब अपनी इस सिचुएशन को इजीली स्वीकार करे। वो मनु को धागे दिखाते हुए बताता है कि एक कपड़ा कई धागों से मिलकर बनता है, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही अगर धागे को बुनते समय की जाए तो वो कपड़े में जरूर नजर आती है। इस तरह हमारी जिंदगी भी होती है, हमें अपनी गलतियों
गलतियों को स्वीकार करना अच्छे से आना चाहिए, तभी हम खुद को सुधार पाएंगे। फिर वो मनु को अपने लोगों में शामिल कर लेता है। इसी बीच बेचारी प्रिया भी अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर जॉब करने लगती है और मनु के दिए पैसे भी खत्म हो चुके हैं, जिस कारण वो अपनी माँ का मंगलसूत्र बेच देती है और उससे वकील की फीस दे रही होती है। ऊपर से उसने गाना भी छोड़ दिया होता है। पर जब भी वो मनु से मिलती है तो खुश रहने की कोशिश करती है। मनु जब भी कोर्ट में आता है तो वो उससे अच्छे से बात करती है। अब मनु प्रिया से कहता है, जानती हो हमारे जेल में एक टेप रिकॉर्डर है जिसे देखकर मुझे तुम्हारा गाना याद आ गया, उसे मैं बहुत मिस करता हूँ। पर इस पर प्रिया कहती है कि एक बार तुम बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए रोज गाऊंगी। खैर मनु की ये बात वो भूल नहीं पाती, इसलिए कुछ दिन के बाद वो वकील के जरिए एक कैसेट में अपनी आवाज रिकॉर्ड करके मनु को भिजवाती है, जिसे वो किसी तरह मुश्किल से छुपाकर अंदर दे पाता है। यहाँ एक दिन एक कैदी मनु से कहता है कि जानते हो मेरी बीवी मुझसे सिर्फ इसलिए मिलने आती है क्योंकि उसे मेरे माँ बाप और रिश्तेदारों का प्रेशर है। अगर उसे इन्हें कोई जवाब न देना हो तो वो तो बिल्कुल ना आए। वो जब भी आती है तो एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती, लेकिन तुम्हारी प्रिया जाते वक्त हमेशा पीछे मुड़कर तुम्हें देखती है क्योंकि वो तुम्हें इस घटिया जगह पर छोड़कर नहीं जाना चाहती। सच में अगर कोई औरत सच्चा प्यार करती है तो उसे शिद्दत से निभाती भी है, उनकी आंखों में वो प्यार झलकता भी है। ये बात सुनकर मनु भी जाते वक्त प्रिया को मुड़ते हुए नोटिस करके और खुश होता है। आखिरकार मनु के हाथ एक दिन जेल का टेप रिकॉर्डर लग जाता है और उसे ले जाकर वो प्रिया का दिया हुआ कैसेट लगाकर सुनता है, जिसमें प्रिया ने मनु को हंसाने के लिए एक जोक से शुरुआत की होती है। फिर उसने मनु को अपनी आवाज में गाना सुनाया होता है। इसके बाद वो मनु से कहती है, जानती हो तुम नहीं हो तो गाने का मन ही नहीं करता, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए गाती हूँ। जानते हो जब तुम बाहर निकलोगे तो हम अपने लिए एक छोटा सा गंदा सा लेकिन प्यारा सा घर बनाएंगे जिसमें सुकून होगा और मेरे इडियट और मैं तुम्हारा इंतजार करते रहेंगे, फिर चाहे तुम 1 साल में बाहर निकलो या 10 सालों में। ये सारी बातें मनु कई दिनों में सुन पाता है। इधर प्रिया की माँ अपनी बेटी को टूटते हुए नहीं देख पा रही है, इसलिए वो भी एक दिन मनु से मिलने आती है और उसे बता देती है कि प्रिया ने गाना छोड़ दिया है। आगे वो कहती है कि मैं भी चाहती हूँ तुम दोनों की शादी हो, लेकिन अब पता नहीं तुम बाहर कब आओगे भी या नहीं। मनु और प्रिया की माँ का इशारा समझ चुका होता है। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन पकड़ा जाता है। इसके बाद उसे काफी दिनों तक काल कोठरी में बंद कर देते हैं। बाहर निकलने के बाद वो प्रिया के लिए एक खत लिखता है जिसमें वो लिखता है कि प्रिया, मैंने एक गलती कर दी जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। तुम हमेशा से सही थी, तुमने मुझे हमेशा शॉर्टकट लेने से और तेज गाड़ी चलाने से हमेशा रोका। मैं था जिसे सब कुछ जल्दी हासिल करना था, पर अब बस बहुत हुआ। वक्त आ गया है कि तुम भी अब अपनी नई जिंदगी शुरू करो। एक आखिरी बार मैं तुमसे जरूर मिलूंगा और उसके बाद जब तुम्हें ये खत मिल जाएगा तो मैं तुमसे मिलूंगा भी नहीं। वकील और जेल के चक्कर लगाना छोड़ दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और गाना मत छोड़ो कभी। रही बात मेरी तो मैं तुम्हारी दी हुई कैसेट्स को सुनकर अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगा। ये सब कुछ लेकर मनु उस लेटर को पोस्ट कर देता है। फिर उससे प्रिया मिलने आती है जिसे वो जी भर के देखता है क्योंकि वो आखिरी बार उससे मिल रहा होता है। प्रिया कुछ समझ नहीं पाती लेकिन हम मनु की आंखों में वो दर्द देख पाते हैं। जिसके बाद अगले दिन प्रिया को उसका खत मिलता है जिसे पढ़कर प्रिया की आंखों में आंसू रुकते ही नहीं। वो कई बार मनु से मिलने के लिए जाती है लेकिन वो उससे मिलता ही नहीं। जिसके बाद तो एक वक्त ऐसा आता है प्रिया हार मान जाती है। वो अपनी माँ से चिपक कर काफी रोती है और फिर मनु से मिलना जाना ही बंद कर देती है। फिर वो दिन भी आ जाता है जब मनु को दोषी ठहराकर उसे 10 साल की सजा दी जाती है। जिस बात को जानकर प्रिया खुद को खत्म करने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि उसके पीछे उसकी माँ और भाई हैं। साथ ही वो अपनी माँ के कहने पर किसी और से शादी करने के लिए राजी हो जाती है। इधर सोमा को मनु का रिकॉर्डर भी मिल गया है जिससे वो पानी में डुबोकर खराब कर देता है। अब मनु के पास तो कैसेट होता नहीं तो वो बेचारा कैसे उसको सुन पाता, एक वही तो था उसका सहारा। फिर एक दिन मनु जेल से प्रिया को कॉल करता है जो फोन उसका भाई उठाता है और वो मनु को प्रिया की शादी के बारे में सब कुछ बता देता है। मनु उससे कहता है कि प्रिया को ना बताना कि मैंने तुम्हें कॉल किया था। वो भी कह देता है कि नहीं बताऊंगा, लेकिन बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो वो प्रिया से फोन के बारे में बता ही देता है। और उसने क्या बताया ये हमें नहीं दिखाया जाता। जल्द ही प्रिया की शादी की डेट आ जाती है जो कि मनु को भी पता चल जाता है, इसलिए वो एकदम बेचैन और गुस्से में होता है। उसी समय उसके सामने सोमा पड़ जाता है जिसे मनु इतना मारता है कि वो एक कान से बहरा हो जाता है। हालांकि उसके बाद सोमा के आदमी मनु को काफी बुरी तरह तोड़ देते हैं। फिर उसे पाटिल बचाता है। इधर मनु की ये हालत होती है तो उधर प्रिया की शादी हो चुकी है।
पाटिल मनु से कहता है कि मैं अपने कनेक्शन इस्तेमाल करके तुम्हारा ट्रांसफर दूसरे जेल में करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ सोमा के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर उसके बाद हमें 10 साल के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ मनु का लुक पूरा चेंज हो गया है और उसके चेहरे पर कई चोट के निशान होते हैं, जिसके साथ इस कहानी का ये पहला पार्ट यानी साइड ए खत्म होता है। और साइड बी यानी कि पार्ट 2 जैसे ही आएगा मैं उसकी कहानी दोस्तों आपके लिए पेश जरूर करूंगा, क्योंकि अभी इस कहानी में काफी कुछ बचा हुआ है। हमें इसमें कुछ बातें अधूरी अधूरी दिखाई दे रही हैं, जैसे कि पाटिल इस जेल में किस बात की सजा काट रहा है। उसने वैसे बताया तो था कि वो अपनी बीबी के खून के लिए, पर क्या उसने वो किया ये हमें नहीं पता। बाकी साइड ए के पोस्टर का कलर ब्लू है तो ये सपने पर ज्यादा फोकस करती है, वहीं साइड बी के पोस्टर का कलर रेड है, उसका मतलब भी इस तरह के कुछ डीप और इंटेंस सीन से होगा। वहीं इस कहानी की बात करें तो शुरुआत में जो हमने मनु को महंगी कार भगाते हुए देखा था और उसे प्रिया उस वक्त रोक रही थी, तो हमें उस सीन से ही दोनों के कैरेक्टर के बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। मनु को मौका मिला तो वो ये कार बिना किसी चिंता के भगाने लगा। इस तरह जब उसे जिंदगी में एक शॉर्टकट मिला तो उसने उसे लेकर आगे के बारे में ठीक से नहीं सोचा। दूसरी तरफ प्रिया एक समझदार लड़की है जिसे सपनों और असलियत के बीच का फर्क होता है, इसलिए उसने कभी मनु को फोर्स नहीं किया। वो मनु के साथ एक छोटे से घर में भी काफी खुश रह सकती है। अब इनके प्यार आगे क्या मोड़ लेंगे क्या हमें दूसरे पार्ट में पता चलेगा। और दोस्तों हमारा दूसरा चैनल भी है मूवीज वेदर, उसे भी सपोर्ट कीजिए, वहां पर हम आपको फिल्मी जगत से जुड़ी कुछ यूनिक स्टोरीज देंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सच में लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना।